गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पर्यावरण का सीरीज नंबर 9 और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होगा हमारा वन और वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ शब्दावली समझ सकते हैं। देखना, ये क्वेश्चन आते हैं कि वन नीति वर्तमान में कौन सी लागू है, वन किसे कहते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पेड़ वृक्ष होते हैं इसमें, और भारत में सबसे अधिक कौन से हैं, बायोम किसे कहते हैं। तमाम इन शब्दावली पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जो ये लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय या आर्द्र भूमि क्या होती है, इससे पहले हम ग्लोब में समझते हैं। तो पहले एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ये वर्डिंग क्लियर करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले हम ग्लोब को समझते हैं। समराइज ग्लोब को, अगर हम वैसे तो पृथ्वी का हमारा आकार लगभग गोलार्ध होता है, लेकिन हम ये गोल ले लेते हैं, स्फेरिकल। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी, पृथ्वी सतह पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल होती हैं और 1 डिग्री के अंतराल पर होंगी। इनका गैप कितना होगा, 1 डिग्री। ये हमने 30.5 लिया है वैसे। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा लैटिट्यूड यानी कि विषुवत रेखा, इसे हम क्या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहेंगे। और ऐसे ही इसमें जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, इस पूरे गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या आएगा नीचे का दक्षिणी, ये दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा नीचे का, यहाँ से और यहाँ तक। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य ये पृथ्वी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। कर्क रेखा, इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर खींची गई काल्पनिक रेखा कर्क रेखा है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। और ऐसे ही जो दक्षिणी भाग में है 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई रेखा, ऐसी काल्पनिक फिक्टिशियस लाइन जो काल्पनिक रेखा होगी, ये मकर रेखा कहलाएगी, जिसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाएगा। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होगा, एरिया, इसको हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन कहेंगे। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल, ये क्या आ जाएगा, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल का मतलब इसे उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होगा, कटिबंधीय को भूगोल की भाषा एरिया को या क्षेत्र को कहेंगे, जोन को कहेंगे। ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन आ जाएगा। कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ है 0 डिग्री से नॉर्थ में 25 डिग्री अक्षांश तक और दक्षिण में 25 डिग्री अक्षांश तक। आप ये मानिए भूमध्य रेखा के, और जो इसमें सबसे घने वन पाए जाएंगे भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, यानी कि जो 20 अक्षांशों का क्षेत्र होगा या कटिबंधीय प्रदेश होगा, जोन होगा। जो यहाँ पर वन उगते हैं इनको हम उष्णकटिबंधीय वन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय। खैर, वनों को अभी बाद में डिफाइन करेंगे। उष्णकटिबंधीय का मीनिंग क्या हुआ, जो 0 डिग्री के कर्क रेखा और मकर रेखा या 25 डिग्री या साउथ में भी 25 डिग्री अक्षांश रेखा की जो क्षेत्र होगा, इसको उष्णकटिबंधीय। इसके ऊपर आ जाएगा फिर ये शीतोष्ण, और उसके बाद में शीत जोन आ जाएगा। तो खैर, इसकी हम बात करते हैं जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होगा। ऐसे ही आप इंडिया का मैप समझिए। इंडिया का जो मैप है हमारा, इसको हम पश्चिमी घाट कहेंगे। देखना, वेस्टर्न कोस्ट, ये पश्चिमी घाट होगा। पश्चिमी घाट का कौन सा क्षेत्र, ये जैसे इंडिया का मैप बना है तो ये दक्षिणी भारत हो जाएगा, साउथ इंडिया, और ये नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में जो वेस्ट का भाग होगा, यानी कि ये पूरब और ये पश्चिम, जो पश्चिम का वेस्ट का भाग होगा, इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये क्षेत्र आते हैं। तो इन चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, ये पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट। और इसमें भी जो महाराष्ट्र का कोस्ट होगा, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, इसको हम सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री ये कहेंगे। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल होता है, क्योंकि बीच में ये वनों का क्षेत्रफल पूछेंगे। और ये अंडमान निकोबार दोनों द्वीप हैं यहाँ पर, ये मिजोरम, और ये अरुणाचल प्रदेश का भाग पड़ता है जो म्यांमार से मिला हुआ है। तो देखना, 3-4 जो लोकेशन हम देखते हैं, ये तो पश्चिमी घाट आ जाएगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और ये अंडमान निकोबार, मिजोरम होगा, और ये इससे सीमा से लगा हुआ है बर्मा की, म्यांमार की, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो ये इस क्षेत्र की बात हो रही। तो ये विषुवत रेखा क्या होगी, भूमध्य रेखा को 2 भाग, ये भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, और नीचे के जो सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, ये आपको बताया। अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, समझते हैं टॉपिक हमारा क्या है, वन और वन्य जीव। वन से क्या मतलब हुआ, फॉरेस्ट। वन किसे कहेंगे,
ऐसे वनस्पति जो वर्षा पर डिपेंड होते हैं, वर्षा पर आश्रित होते हैं, उन ये वन की श्रेणी में आएंगे। सभी जितने भी पेड़ पौधे हम पर्वतीय देखते हैं वो सब क्या वन हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो झाड़ियाँ होंगी, रबिश जो होंगी, वो भी वन का भाग कहलाएंगी। तो वनों में क्या क्या आते हैं, जितनी भी वनस्पति हम देखते हैं। लेकिन वनस्पति तो हम खेतों में भी उगाते हैं, जैसे जो हम फसलें उगाते हैं, या फिर पॉपुलर के, यूकेलिप्टस के जो हम पेड़ लगाते हैं, इसको हम सामाजिक वनीकरण बोलते हैं। ये सोशल फॉरेस्ट्री होगी, या हम अपने एक वाणिज्य के लिए हम यानी कि पेड़ उगाएंगे, उनको काट कर बेच देते हैं, फिर से उगा लेते हैं। ये सामाजिक वनीकरण, जिसमें पॉपुलर, यूकेलिप्टस, सुंदरू के पेड़ आएंगे। तो वन शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, सभी जो भी हमें वनस्पति दिखाई देती है वो वन कहलाती है, फॉरेस्ट्री। वनों के 3 प्रकार हैं। फिर वैसे तो वन, झाड़ियाँ और एक शुष्क, ये हो जाएंगी झाड़ियाँ। लेकिन वनों के भी 3 प्रकार, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहार वन। देखना, एक सदाबहार वन और दूसरा दिया है इसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन, और तीसरा मैंग्रोव वन। तो 3 प्रकार के वन, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहारी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पर्णपाती का नाम पतझड़, और एक होते मैंग्रोव वन, इसका दूसरा नाम होता है मैंग्रोव का कच्छ के वन, है ना। कच्छ, वैसे कच्छ गुजरात में पड़ता है, लेकिन जो कच्छ के वन आएंगे गोवा में आते हैं। अभी डिस्कशन पर करते हैं। ये जो 3 वन हुए 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहारी। देखना, सदाबहारी वन क्या होते हैं, जिन पर वर्ष भर पत्तियां होती है, यानी कि वो घने वन होंगे और चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। ऐसे ही जो पतझड़ या पर्णपाती होते हैं, ये एक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। और जो मैंग्रोव वन होंगे, ये दलदली स्थानों पर या समुद्र के किनारों पर या तटों पर पाए जाते हैं। तो खैर हम बात करते हैं वनों का पहला प्रकार, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहार वन। ये हम किसे कहेंगे, पहले प्रकार के, यानी कि वनों की 3 कैटेगरी बताई गई हैं। पहले कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर होंगे, जहाँ एक वर्ष में वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, या उससे अधिक होगी। 200 से 300 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आए हुए हैं कि वर्षा को हम किससे नापते हैं, रेन गेज से नापते हैं। रेन गेज कैसा होगा, वैसे सेंटीमीटर में होगी, कभी कभी अखबारों में डाटा इसमें मिलीमीटर में भी आ जाता है लिखा हुआ, है ना। तो इस पे जो रीडिंग्स बनी हुई है, जो पाठ्यांश बने हुए हैं, पाठ्यांक, ये 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, एक वर्ष में औसतन कितनी वर्षा होती है, जिस क्षेत्र में होगी वहाँ के वन क्या कहलेंगे, सदाबहारी वन। और ये उष्ण कटिबंधीय पर पाए जाते हैं। जैसे ग्लोब पर जो आपको बताया कि 0 डिग्री के दोनों तरफ 23 डिग्री और 23 डिग्री के नीचे का जो भाग होगा, ये उष्ण कटिबंधीय कहलाएगा। आर्द्र वन, आर्द्र का मतलब यहाँ की जो भूमि होगी वो नमी युक्त होगी, ह्यूमिडिटी, उसमें मॉइस्चर होगी, नमी होगी। तो उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहार वन, इनके लिए सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होगा, सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण, कि 200 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर, उसमें उगने वाले वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन कहलाते हैं। और क्या विशेषता, ये कहाँ कौन से पेड़ होंगे, रोजवुड का पेड़, पाम ट्री होगा, पाम का वृक्ष, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर नीलगिरी में जो जैसे पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर, उसमें काफ़ी वन या विभिन्न वैरायटी के पेड़ पौधे होते हैं। ये कहाँ पर, इसका क्षेत्र विस्तार, एक तो पश्चिमी घाट, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। अमेजन वन पृथ्वी का फेफड़ा है, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनका मीनिंग समझिए आप। देखना, वार्षिक वर्षा कितनी, 200 और 300 सेंटीमीटर से अधिक होगी पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट का मतलब यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र, फिर गोवा आ जाएगा, कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल, और ये तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाएगा। इन 5-6 राज्यों में जो वन होंगे पश्चिमी घाट कहलाएगा। तो पश्चिमी घाट में कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र, सदाबहारी वन। दूसरा, इसमें एक भाग अरुणाचल प्रदेश का भी होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के इस भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन पाए जाते हैं। दूसरा, एक मिजोरम आ जाएगा, यहीं पर पूर्वोत्तर राज्यों का एक मिजोरम राज्य है, इसमें भी यही वन पाए जाएंगे। अमेजन वन पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन कहाँ है, अमेजन होगा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन, जो अमेजन नदी है, देखना बेसिन के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, अमेजन नदी। और वैसे कौन सी है नदी, विश्व की सबसे बड़ी या लंबी नदी नील नदी, जो मिस्र से निकलती है। और ये बेसिन के मामले में सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी, या चौड़ाई भी कहिए कि चौड़ाई के मामले में। बेसिन दरअसल क्या होता है, किसी नदी का पानी वो जहाँ तक आता है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम सहारनपुर लोकेशन की बात करते हैं, जहाँ हमारे जो खेतों में पानी आता है गंगा नहर का आता है। जैसे गंगा नहर है, उससे गंगा नदी है, फिर इससे गंग नहर निकली, उससे हमने और नहर निकाली, फिर रबजाहे निकले इससे, और फिर नालियाँ निकालते हैं। तो ये जो खेतों में जहाँ तक पानी जाएगा, इसका ये एरिया भी क्या कहलाएगा, इसका बेसिन कहलाएगा।
किसी नदी का पानी कहाँ तक पहुँच सकता है, सिंचाई करने के लिए कहाँ तक जाता है, वो बेसिन होता है। तो बेसिन के मामले में जो सबसे बड़ी नदी होगी अमेजन नदी। अमेजन नदी के आसपास उस घाटी में जो वन पाए जाते हैं वो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होते हैं। उनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। अमेजन के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 20% ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यही करते हैं, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं इसे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, पहले भी एक बार इसमें वीडियो में बताया गया है कि विश्व का पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहेंगे, अमेजन वन को, क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं यहाँ के वन। घने वन होंगे और सदाबहारी वन होते हैं। तो आया समझ में कि नंबर 1 कौन से होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारी वन। ये आर्द्र क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है। और इसमें सबसे एसेंशियल कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 200 से 300 वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझड़ वन। पर्णपाती पतझड़ वन में वो आएंगे पेड़ पौधे जो एक वर्ष में एक बार पत्तियां गिराते हैं अपनी, ये किस में आ जाएंगे, पतझड़ वन में आएंगे, या पर्णपाती भी कहेंगे इनको। इसमें क्या होता है, ये किस क्षेत्र में पाए जाएंगे, जहां पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा या इससे अधिक होती है, या तो इसके बीच में होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा 200 तक होनी चाहिए। इसमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष आ जाएंगे, जैसे सागौन का वृक्ष होता है, हिमालय पर्वत में ऐसे पाया जाता है सागौन। सागौन को ही टीक का वर्ड वो भी बोलते हैं, टीक का पेड़, है ना। टीक या सागौन एक ही बात है। और एक बांस का पेड़ आ जाएगा, शीशम आ जाएगी इसी में, चंदन, चीड़, ओक। ओक का दूसरा नाम बांज का पेड़ भी होता है। तो ये सब पेड़ किसके हैं, किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये होंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्योंकि ये पेड़ एक वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। तो टीक, सागौन, बांस, शीशम, चंदन, चीड़, ओक। ओक का दूसरा नाम बांज, ये दोनों एक ही नाम है। ऐसे ही यहाँ पर इनको मानसूनी वन भी बोलते हैं। मानसूनी वन का मतलब जैसे मानसून पर डिपेंड होते हैं। मानसून हमारे यहाँ पर आता है जो जून के महीने में जैसे वर्षा होती है, केरल में सबसे पहली वर्षा होगी, और उत्तरी भारत तक आते आते ये जुलाई का लास्ट वीक या फिर अगस्त में वर्षा होती है, जिसको हम वर्षा काल बोलते हैं या बारिश का मौसम। तो ये मानसूनी वन भी होते हैं। क्वेश्चन आया कि मानसूनी किस भाषा का शब्द है, अरेबिक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है निश्चित समय पर होने वाली कोई भी ऐसे मौसम संबंधी कोई घटना, जैसे मानसूनी हवाएं भी हो सकती है, मानसूनी वर्षा भी हो सकती है ना। हमारी जो जलवायु है मानसून पर डिपेंड करती है। ओके अब देखते हैं नंबर 3 मैंग्रोव वन। मैंग्रोव का वन का दूसरा नाम क्या है, कच्छ के वन या जवारीय वन। 3 नाम है इसके, मैंग्रोव वन, कच्छ वन या फिर जवारीय वन, है ना। ये कहाँ पर उगते हैं, ये एक तो दलदली वाले स्थानों पर या फिर किसी समुद्र के तट पर, या जो नदी का डेल्टा होगा, जैसे उड़ीसा में डेल्टा बनता है, पश्चिम बंगाल में डेल्टा बनता है, वहाँ पर ये वन उगते हैं। तो ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं। मैंग्रोव वन, कच्छ के वन और जवारी वन, 3 नाम हुए इसके। इसकी क्या विशेषता, एक तो समुद्री तटों पर उगते हैं, समुद्र के जो भी कोस्टल एरियाज होंगे ये वहाँ पर उगेंगे। चूँकि NaCl होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, ये इसके पोषण के लिए सोडियम क्लोराइड चाहिए, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं। लवणीय जल में होगा, जो जिसमें साल्ट होता है, यानी कि NaCl। दूसरा, सुनामी और चक्रवात से बचाव करते हैं, जो भी समुद्री लहरें होंगी उनको ये कम कर देंगे, उनकी शक्ति को, उनके पावर को। तो ये क्वेश्चन आया हुआ कि ये वन कहाँ पर उगते हैं, मैंग्रोव वन, ये समुद्र के किनारे तटों पर उगते हैं। ऐसे इसमें सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, सुंदरवन, या सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, देखना अगर ये कोई नदी है तो इसमें जो इरोजन होगा ना, अपक्षयपर्दन बोलते हैं जिसको, इरोजन यानी कि भूमि जो कटाव, जो मिट्टी काटती है किनारों से, वो मिट्टी कहीं पर जमा हो जाएगी तो क्या डेल्टा बना लेगी एक। तो क्वेश्चन आता है कि डेल्टा का वर्टिक्स या इसका शीर्ष किस दिशा में होता है, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में इसका शीर्ष होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल गंगा नदी बनाती है। उसके बाद में और भी डेल्टा पाए जाते हैं जो महानदी पर या उड़ीसा में बनते हैं। उड़ीसा में कई और भी डेल्टा हैं। देखना, सुनामी और चक्रवात से बचाव करती है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है समुद्र में आने वाले तूफान। और जो हमारे यहाँ पर समुद्र में तूफान होते हैं उसको चक्रवात या प्रति चक्रवात कहते हैं, साइक्लोन या एंटी साइक्लोन। क्वेश्चन आया है यूपीएससी में कि भारत में सबसे अधिक चक्रवात कहाँ पर आते हैं, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र होगा वहाँ पर सबसे अधिक चक्रवात या प्रति चक्रवात आते हैं। पिछले दिनों में आता है एक हुदहुद नामक चक्रवात आता है, तो उसका नामकरण IMO एक संस्था होती है, वो नामकरण करती है कि इस चक्रवात का नाम क्या दिया जाए।
और ये सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर एक डेल्टा बना हुआ है जो आपको अभी बताया सुंदरवन, है ना। ये क्या है डेल्टा का नाम? सुंदरवन का डेल्टा। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत में सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा पर। और एक उड़ीसा में भीतरकनिका, यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भीतरकनिका, इसमें भी ये वन पाए जाएंगे। और एक गोवा में द्वीप है चोराव द्वीप। देखना IAS में पहले क्वेश्चन आया है UPSC में, और फिर ये लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। चोराव, है ना, चोराव द्वीप कहाँ है? गोवा में। इसमें भी कच्छ वन पाए जाते हैं। कच्छ वन का मतलब मैंग्रोव। ये 2 बार क्वेश्चन आया, दोनों बार कच्छ वन के नाम से आया है। कच्छ वन का ही क्या नाम है? मैंग्रोव वन। तो गोवा में चोराव जो द्वीप है वो कच्छ वन पाए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाएंगे, वहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। 3 नाम होते हैं इसके, तो गोवा में है। क्वेश्चन है भारत में कौन सा स्थल है जहाँ पर तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार। देखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसमें देखिएगा आप चित्र में मैप में इंडिया के जो दक्षिण में अंडमान निकोबार, यहाँ पर तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें कौन से? सदाबहारी भी पाए जाएंगे, पर्णपाती भी पाए जाएंगे यानी कि पतझड़, और यहाँ पर मैंग्रोव वन या फिर कच्छ वन या फिर ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के वन अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो क्या आया क्वेश्चन? अंडमान निकोबार में तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे था, तीनों वन लिख दिए ऑप्शन में कि 1 और 2 सत्य, 2 और 3 सत्य, 1 2 3 तीनों सत्य। तो तीनों सत्य यहाँ पर तीनों प्रकार के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। और एक आया क्वेश्चन, झूम खेती के कारण नागालैंड वन के बंजर होते जा रहे हैं। देखना जो बैरन लैंड हो जाएगी, बंजर भूमि, तो नागालैंड के जो वन थे वो बंजर होते चले गए, क्योंकि वहाँ की जनजातियाँ झूम खेती करती हैं। झूम खेती को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है? झूम खेती या स्थानांतरित खेती स्थानांतरित खेती होगी कि जो आदिम लोग होते हैं, जो जनजाति लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो जंगल में वनों को आग लगाकर और दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके पास कृषि करने के लिए कोई उचित उपकरण नहीं होते, इसलिए वनों में आग लगाते हैं। और जो उसकी राख बचती है वो राख उस भूमि को काफ़ी फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ कर देती है तब तक, इसलिए अपने वो कुछ बीज वगैरह बिखेर कर उसमें कोई फसल उगाते हैं, हालांकि वनों के लिए बहुत हानिकारक है। तो नागालैंड के जो लोग हैं ये क्या करते हैं? झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इससे यहाँ के वन नष्ट होने लगे। तो वन नष्ट हुए तो वहाँ की भूमि बंजर हुई। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि वनों के नुकसान के लिए, वनों की हानि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? औद्योगिक विकास। ये जो हम जंगलों को खत्म करके उद्योग वहाँ पर लगाते जा रहे, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं हम उसमें, तो औद्योगिक विकास से वनों का ह्रास होता है। ये क्वेश्चन PCS लोक सेवा आयोग में आया हुआ है कि जो वन ये औद्योगिकरण है, वो तो बात ठीक है कि विकास का एक कगार है, विकास ऐसे होगा जैसे हम उद्योग डेवलप करेंगे, लेकिन जो विकास ये होता है औद्योगिक विकास, ये वनों को समाप्त करता है। तो इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इसके बाद में अभी आपको दूसरा एक और बताते हैं। देखना क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में पहली वन नीति कब जारी की गई थी? तो ये होगा राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, और इसमें तय किया गया था कि भारत में 33% भूभाग पर वनीकरण होना चाहिए, 33%, या कहिए 1/3 भाग पर, कुल भौगोलिक सीमा का 1/3 भाग पर वनीकरण होना चाहिए, ये इसका लक्ष्य था। वर्तमान में हमारे वन कितने हैं? 21.54% अब करते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में। कौन कौन से? एक तो संरक्षित वन, संरक्षित वन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें कोई भी ऐसी कोई कृषि से संबंधित कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि जिससे वनों को ना काटा जाए। दूसरा एक राष्ट्रीय वन, नंबर 3 हो जाएगा ग्राम वन, और एक वृक्ष भूमि, जैसे वृक्षारोपण अभियान हम चलाते हैं तो एक वृक्ष भूमि हो जाएगा। तो 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं वन का हिस्सा है? नहीं, तो वन के संवर्ग में नहीं आते हो। देखना राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, ये वनों में नहीं आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017, ये पुराना आंकड़ा है, कुछ आंकड़े 2019 के भी जारी हुए हैं, लेकिन ये हम पुराना आंकड़ा ले रहे हैं इसका। अभी चूंकि कोरोना के बाद में कुछ आंकड़े जारी नहीं किए गए प्रॉपर तरीके से, तो 2017 के अनुसार जो वन स्थिति रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? भारतीय या राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग, जो देहरादून में। देखना FRI जिसको बोलते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, प्रत्येक 2 वर्ष पर एक वनों से संबंधित आंकड़े जारी करता है ये विभाग, कि कितना भाग वन है, कहाँ पर कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में वनावतरण है ना, वनावरण जो भाग है 21.54%, यानी कि 21.54%, ये तो केवल वन है। और आपको बताया कि वन क्या होते हैं? जो केवल प्राकृतिक वन, बल्कि पूरा वर्ड बोलिए, प्राकृतिक वन वो होंगे जो वर्षा पर डिपेंड रहते हैं, उसमें फिर अलग अलग 3 प्रकार की कैटेगराइज आपको अभी बताई थी।
वृक्षावरण, वृक्षावरण भारत में कितना है 2.89%। अगर ये हम इसमें प्लस करते हैं इसमें तो 24.4 ये 39 आएगा, हमने 24.40 मान लिया इसको लगभग। तो टोटल जो हमारे भूभाग पर वन है ये या पेड़ पौधे या वृक्ष आ जाएंगे सभी 24.40% पर। 2 बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर वनों की बात आती है, वन कितना 21.54%। और जो वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण जैसे अभियान कुछ चलाते हैं उन सबको मिलाएं तो 2.89% हम अभियानों के तहत करते हैं, यानी कि वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए। इसमें कुछ सामाजिक वन भी आ जाएंगे, सोशल फॉरेस्ट्री आ जाएगी, जिनको हम एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उगाते हैं। तो वनावरण कितना हुआ 21.54% और वृक्षावरण कितना 2.89%। टोटल कितना हुआ 24.40%। होने कितने चाहिए और ये 33%, तो उसके हम अभी काफ़ी पीछे हैं। ओके, क्वेश्चन आया हुआ कि भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पर हैं? वन मध्य प्रदेश में, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वनों का प्रतिशत कहाँ है? देखना क्वेश्चन दोनों एक जैसे लगते हैं। सबसे अधिक वन संख्या में मध्य प्रदेश में और सबसे अधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम में। ये पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा एक, ये 7 सिस्टर स्टेट्स में भी है मिजोरम। तो मिजोरम में सबसे अधिक वनों का प्रतिशत है। उससे पहले ये आंकड़ा उसका था मणिपुर का, खैर ये चेंज हो गया मिजोरम। और सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे कम वन हरियाणा में, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में और सबसे अधिक वनों का प्रतिशत मिजोरम में। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंस करके इसमें नोट करना। क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिसमें 33% से भी अधिक वहाँ की जो एक नियमावली है, कहिए कि वहाँ की चार्टर में लिखा हुआ है, वहाँ के संविधान में लिखा हुआ है। भूटान के संविधान में, भूटान का जो चार्टर लिखा हुआ है नियमावली, वहाँ पर 70% वन होने हैं। और जो संवैधानिक रूप से 70 से कम नहीं, वहाँ के चार्टर में, वहाँ की नियमावली में सरकारी तौर पर एक आधिकारिक तौर पर है कि भूटान में 70% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? 85%, 85.5% वर्तमान में वनीकरण है वहाँ पर। देखना वैसे छोटे देशों की श्रेणी में आता है, गरीब देशों में भी है, लेकिन वनों का कितनी अच्छी पोजीशन है इसमें। और आगे जापान में कितने वन हैं? 68.5%। जबकि सूरीनाम है, सूरीनाम में 94% है। ये तीनों बार क्वेश्चन अलग अलग है। जब ये जापान आए हैं तब ऑप्शन में भूटान या सूरीनाम नहीं थे, जब सूरीनाम है तो जापान और भूटान नहीं थे। तो सूरीनाम में कितना 94% भाग पर वनीकरण, जापान में 68% पर है और भूटान में 85% पर, जबकि भूटान में 70 चाहिए। हमारे यहाँ पर ये कितना है 21.54%। ये हमारे यहाँ भारत में आंकड़ा इतना है ना। तो ये प्रतिशत में ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि एक योजना चलाई गई थी, कौन सी? अपना वन अपना धन योजना। अपना वन और अपना धन, ये योजना किसने चलाई थी? वनों से संबंधित हिमाचल प्रदेश में। देखना हिमाचल प्रदेश में इस नाम से है, अपना वन और अपना धन योजना। एक चिपको आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन 1974 में, वैसे तो 64 में भी इसके कुछ अभियान शुरू किए गए थे। चिपको आंदोलन जोशीमठ उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर एक नई ये वन नीति के अंतर्गत वनों को काटने लगे थे। तो वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर वनों को काटने से मना किया था कि जब आरा पेड़ पर चलता था, यानी कि वो चिपक जाया करती थी ऐसे, तो उनको मनाही की गई थी। इसमें गोरा देवी का एक ये नाम महत्वपूर्ण है, गोरा देवी एक महिला इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। चिपको आंदोलन से इन लोगों ने पेड़ों पर चिपक कर पेड़ों को काटने से बचाया, तो चिपको आंदोलन नाम इसलिए पड़ा। कहाँ पर था? उत्तराखंड के ये नॉर्थ में और भी जोशीमठ में, सन 1974 में अपनी चरम सीमा पर था। इससे और भी जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है। देखना इस पुरस्कार के बारे में कहते हैं कि ये एशिया के नोबेल पुरस्कार फिलीपींस सरकार देती है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम था, उनके नाम पर यह पुरस्कार जारी किया जाता है ना। तो कृषि से संबंधित या फिर वनीकरण से संबंधित होता है। तो ये चंडी प्रसाद जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यानी कि एशिया के नोबेल पुरस्कार। सुंदरलाल बहुगुणा भी इस आंदोलन में सक्रिय एक नेता थे, और एक गोरा देवी। वैसे तो बहुत थे, हजारों की तादाद में थे, लेकिन यहाँ पर 3 लोगों का नाम फिर से देखिए। चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े हैं? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा को, ये चंडी प्रसाद को इसमें से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। और महिलाओं में एक ही सक्रिय नेता थी इसमें, जो लीड किया था जोशीमठ में, गोरा देवी। ओके, आगे देखते हैं।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब बना था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान दीजिएगा, वाइल्ड लाइफ है ना प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 में, सन 1972 में, सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और दूसरा है वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में बना था। देखना दोनों एक जैसे ही लगते हैं, एक तो वन्य जीव, एक तो वाइल्ड एनिमल्स को हमें बचाना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। क्वेश्चन एक ही है कि भारत में कहाँ पर सबसे अधिक वन है ना? अगर डेंसिटी सघनता देखें, पूर्वी दक्कन में सर्वाधिक वन। पूर्वी दक्कन का मतलब दक्कन का जैसे पठार होता है वहीं पर, दक्षिणी भारत मानिए आप या कुछ भी, इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी आएगा, और महाराष्ट्र में सह्याद्री की जो पर्वतमाला है वहीं पर। तो भारत में यहाँ पर वनों की काफ़ी सघनता है। तो इसमें ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आईएएस में भी है क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग में भी है, टीईटी में पूछे गए हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का तमाम ये कलेक्शन ये आपके सामने पेश किया है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। इससे रिलेटेड, इससे रिगार्ड अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। तो इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी चलता है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ और अगर क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।